हम आज भी ये मानते हैं कि 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारत पे विजय प्राप्त करके भारत पे कब्जा किया था, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। वो ब्रिटिश सरकार नहीं थी जिसने 18वीं सदी के अंत में भारत पे कब्जा किया था, लेकिन एक अनरेगुलेटेड निजी कंपनी थी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। 17वीं सदी में इस कंपनी का मुख्यालय लंदन में एक छोटा सा कार्यालय था जिसकी सिर्फ 5 खिड़कियां थी। सितंबर 1600 को व्यापारियों के एक समूह ने मीटिंग की और भारत के साथ व्यापार करने का अपना इरादा व्यक्त किया। इस काम के लिए उन्होंने 30,000 पाउंड भी इकट्ठे किए थे। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी ने उन्हें रॉयल चार्टर देकर उन्हें कंपनी चलाने की अनुमति दी। गुजरात के सूरत में पहली बार 1608 में किसी कंपनी के जहाज ने डॉक किया। कंपनी ने अपना पहला भारतीय कारखाना आंध्र प्रदेश में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। 1612 में सूरत में दूसरा कारखाना स्थापित किया। अंग्रेज व्यापारियों का अक्सर हिंद महासागर में डच और पुर्तगाली व्यापारियों के साथ लड़ाई हो जाया करती थी। कंपनी ने 1612 में सूरत के पास स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के कारण कंपनी को मुगल बादशाह का संरक्षण मिला। कंपनी ने मुगल संरक्षण का भी खूब लाभ उठाया और जल्द ही अपने व्यापार का विस्तार किया। कंपनी ने सूरत में 1619, मद्रास में 1639, बॉम्बे में 1668 और कोलकाता में 1690 में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कंपनी के मुख्य व्यवसाय तब कपास, रेशम, इंडिको डाई, सॉल्टपीटर और चाय थे। इसके अलावा कंपनी मसालों का भी व्यापार करती थी, जिसमें काली मिर्च, अदरक, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों का व्यापार एक यात्रा में 4 गुना की कमाई करते थे। 1686 से 1690 तक चले एंग्लो इंडियन युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान पे कब्जा करने का शुरुआती ब्रिटिश प्रयास था। 1686 में कंपनी ने कर देने से इनकार कर दिया और बंगाल प्रांत को नई शर्तें स्वीकार करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने चटगांव पर कब्जा करने की और पूरे क्षेत्र को किलेबंद एन्क्लेव में बदलने की धमकी भी दी। कंपनी के अनुरोध पे इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय ने भारत में स्थित कंपनी की मदद करने के लिए युद्धपोत भी भेजे, लेकिन अभियान विफल रहा। बादशाह औरंगजेब ने कंपनी के सभी कारखाने जब्त कर लिए और कुछ साल के प्रतिरोध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1690 में आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी ने दूतों को औरंगजेब के शिविर में क्षमा मांगने के लिए भेजा। कंपनी के दूतों ने सम्राट से माफी मांगी और एक बड़ा जुर्माना देने के बाद भविष्य में बेहतर व्यवहार करने का वादा किया। इसके बाद सम्राट ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और कंपनी ने खुद को बॉम्बे में फिर स्थापित किया और कलकत्ता में एक नया व्यावसायिक केंद्र स्थापित किया। अपने पहले 150 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ 100 सैनिकों को गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया था। 1750 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, जिसके बाद उन्होंने सैनिकों की भर्ती करना शुरू किया। अनुशासित और अनुभवी सेना के साथ मद्रास में अपने आर्मी बेस से कर्नाटक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। इससे कुछ साल पहले 1720 में फ्रांस की सरकार ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। 1744 में ऑस्ट्रियन सक्सेशन के युद्ध में ब्रिटेन भी घुस गया और भारत में 1745 में फ्रांसीसी बेड़े पर ब्रिटिश नौसेना ने हमला किया, जिसके बाद फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। सितंबर 1746 में फ्रेंच जनरल ला बोर्डोनिस ने मद्रास पे हमले का नेतृत्व किया। कई दिनों की बमबारी के बाद अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और फ्रांसीसी ने शहर पे कब्जा कर लिया। 1748 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर स्ट्रिंगन लॉरेंस ने फोर्ट सेंट डेविस में ब्रिटिश सेनाओं की कमान संभाली, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1748 के अंत में पुडुचेरी को घेर लिया, लेकिन यूरोप में संधि के बाद लड़ाई खत्म हो गई। इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास का अपना व्यापारिक केंद्र वापस मिल गया। 1756 में यूरोप में फिर से युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अंग्रेज और फ्रेंच आमने सामने थे। उसी साल अप्रैल 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई और उनके 23 वर्ष के पोते सिराजुद्दौला तख्त पर बैठे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के डर से बंगाल में कंपनी ने अपने किलों में सुधार करवाना शुरू कर दिया।
तब सिराजुद्दौला ने उन्हें तुरंत इस गतिविधि को रोकने का आदेश दिया, क्योंकि यह वह सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने निर्माण रोकने से इनकार कर दिया तो सिराज ने 20 जून को कलकत्ता के किले पे कब्जा कर लिया। अगस्त 1756 में जब मद्रास में कलकत्ता की हार की खबर आई तो कंपनी ने तुरंत कर्नल क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। कर्नल क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ने जल्द ही कलकत्ता पे कब्जा कर लिया। नवाब सिराजुद्दौला ने भी अपनी सेना के साथ कलकत्ता की तरफ मार्च किया। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच लड़ाई कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में पलाशी में हुई और इसे बैटल ऑफ पलाशी या प्लाजी भी कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जो नवाब की सेना के एक बड़े हिस्से के सेनापति थे, उन्हें रिश्वत दी और बंगाल के नवाब बनाने का वादा भी किया, जिसकी वजह से मीर जाफर ने लड़ाई में भाग नहीं लिया और क्लाइव ने 1757 में पलाशी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हरा दिया। अंग्रेजों ने नए नवाब मीर जाफर पर बहुत दबाव डाला, जिसके फलस्वरूप व्यापार में हुए नुकसान की भरपाई भी हुई और राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी उन्हें प्राप्त हुआ। 1759 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में एक बड़े फ्रांसीसी गैरिसन को हराया, जिसने उड़ीसा को कंपनी के लिए सुरक्षित कर दिया। 1759 तक मीर जाफर अंग्रेजों से तंग आ गया था और उसने डच को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया और बंगाल से बेदखल करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने तब मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया। वहीं दक्षिण में ब्रिटिश ने सफलतापूर्वक मद्रास का बचाव किया और 1760 में व्लादिवोस्टोक की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से आए राजस्व का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए किया, जिसने यूरोपियन शक्ति जैसे डच और फ्रांसीसी को दक्षिण एशिया से बाहर धकेलने में बहुत मदद की। अंग्रेजों को खुश करने के लिए मीर कासिम ने बंगाल को खूब लूटा, हालांकि वह भी जल्दी कंपनी के हस्तक्षेप और अंतहीन लालच से थक गया था और वो कंपनी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए रणनीति बनाने लगा। मीर कासिम ने अवध के शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया। हालांकि उनकी संयुक्त सेनाओं को 1764 में कंपनी ने बक्सर की लड़ाई में हरा दिया और इसके बाद अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों से कर वसूलने का अधिकार दे दिया। इसके एक दशक बाद 1777 में युवा पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उनके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान हुआ। संधि के बाद युद्ध से पहले की स्थिति बहाल कर दी गई और 20 वर्षों के लिए दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित हो गई। 1780s में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर की एक प्रमुख सहयोगी थी और इस कारण एंग्लो मैसूर शत्रुता का जन्म हुआ, जिसने 1780 में युद्ध का रूप ले लिया। हालांकि इससे पहले भी मैसूर और कंपनी के बीच में युद्ध हो चुका था, लेकिन 1780 का युद्ध एक बड़े पैमाने पे हुआ। 4 साल बाद मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के बाद युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इस युद्ध में टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को 2 बार लड़ाई में हराया था, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद ट्रेवनकोर राज्य पे कब्जा करना टीपू का बड़ा लक्ष्य था। ट्रेवनकोर पे कब्जा करने का अप्रत्यक्ष प्रयास 1788 तक विफल हो गया और कंपनी ने उसे चेतावनी दी कि ट्रेवनकोर पे हमला कंपनी पे युद्ध की घोषणा के रूप में माना जाएगा। लेकिन दिसंबर 1789 में टीपू ने कोयम्बटूर में 14,000 सैनिक इकट्ठे किए और नेदुम फोर्ट पे हमला किया। 1792 तक मैसूर युद्ध में हार गया और टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा विरोधियों को देना पड़ा। संधि के तुरंत बाद 1795 में ट्रेवनकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ गया। 1798 में हैदराबाद के निजाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ गया। संरक्षण में आने का मतलब अपनी स्वतंत्रता खो देना है। संरक्षण में आए राज्य अपनी सेना नहीं रख सकते और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को अपने राज्य में रखना पड़ेगा, उनके रख रखाव का खर्चा भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रेवनकोर और हैदराबाद दोनों की स्वतंत्रता खत्म हो गई। 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट पे कब्जा कर लिया। उसका इजिप्ट पे कब्जा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत में ब्रिटिश संपत्ति पे कब्जा करना था और मैसूर राज्य उसके अगले कदम की सीढ़ी थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच किसी भी गठबंधन को रोकने के लिए अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया
और अगले ही साल 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पे कब्जा कर लिया और शासक टीपू सुल्तान को युद्ध में मार डाला। ब्रिटिश सेना ने मैसूर पे अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुराने भोडिया राजवंश को मैसूर के सिंहासन पे बहाल कर दिया। 1801 में अवध के नवाब ने टैक्स ना भर पाने के कारण पूरे रोहिलखंड और लोअर दोआब का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अक्टूबर 1802 में मराठाओं का आपस में युद्ध के कारण पेशवा ब्रिटिश की सुरक्षा में चले गए और कंपनी से संधि कर ली। पेशवा की इस हरकत ने उनके अधीन मराठा सरदारों को नाराज कर दिया और दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1803 में लॉर्ड जेराल्ड लेक की सेना ने दिल्ली में और आर्थर वेस्ली की सेना ने असाय में सिंधिया सेनाओं को हरा दिया। इसके बाद नवंबर 1803 को अटगांव में भोसले की सेना पर वेल्सली ने एक बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद इंदौर के होलकर शासक ने युद्ध में प्रवेश किया, जिसने अंग्रेजों को शांति संधि करने पे मजबूर कर दिया। मराठाओं ने रोहतक, गुड़गांव, गंगा जमुना दोआब, दिल्ली, आगरा और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र कंपनी के हवाले कर दिए। इसके लगभग एक दशक बाद 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा साम्राज्य के साथ भी युद्ध लड़ा। युद्ध 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर के बाद समाप्त हुआ, जिसमें कुछ नेपाली नियंत्रित क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अगले साल ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली और सतलुज के बीच कुछ छोटे राज्यों को अपने प्रभावी नियंत्रण में ले आई। 1817 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच अंतिम और निर्णायक संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना ने बड़ी तेजी से मराठा सेनाओं को हरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य टूट गया और मराठा स्वतंत्रता खत्म हो गई। और कुछ समय बाद ही पेशवा को भी पकड़ लिया गया और कानपुर के पास बिटूर में एक छोटे से राज्य में उन्हें रखा गया। इस लड़ाई के तुरंत बाद ही राजपूताना के स्वतंत्र राज्य भी कंपनी संधि के बाद अपने नियंत्रण में ले आई। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा साम्राज्य के साथ अपना पहला युद्ध लड़ा। यह युद्ध कंपनी की एक निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद कंपनी को असम, मणिपुर, अराकान और तेरा सिम का पूर्ण नियंत्रण मिल गया। 1839 से 1842 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान में भी युद्ध लड़ा, जिसमें कंपनी की बुरी तरह हार हुई। अफगानिस्तान में हार के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 में सिंध पे कब्जा कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845 और 1849 में सिख साम्राज्य और कंपनी के बीच में युद्ध हुआ। इन युद्ध के कारण सिख साम्राज्य खत्म हो गया और पंजाब और उसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1852 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा के खिलाफ दूसरा अभियान शुरू किया, जिसके अंत में कंपनी का लोअर बर्मा पे भी पूरा कब्जा हो गया। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के पीछे कुछ कंपनी के असंतुष्ट सैनिक और कुछ असंतुष्ट राज्यों ने इस विद्रोह में भाग लिया। हालांकि यह विद्रोह एक वर्ष के भीतर ही कुचल दिया गया, लेकिन कंपनी द्वारा किए गए नरसंहार ने ब्रिटिश सरकार को उसे भंग करने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद कंपनी राज्य खत्म हो गया और अगले 90 वर्ष तक ब्रिटिश सरकार ने भारत पे सीधा राज्य किया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।